नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है गोल्ड और सिल्वर की दुनिया के सबसे अनोखे शो गोल्ड सेंट्रल में। गोल्ड सेंट्रल सीरीज का ये शो ऐसे समय पर आया है जब गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोने का भाव फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है और चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखी जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि मौजूदा तेजी पर सोने या चांदी में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। आज के गोल्ड सेंट्रल में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चांदी पर सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा, और हमेशा की तरह गोल्ड के ETFs और सेंट्रल बैंकों की खरीद और बिकवाली के आंकड़े तो रहेंगे ही, और भी बहुत कुछ खास आज के गोल्ड सेंट्रल में। तो शुरू करते हैं गोल्ड सेंट्रल का सफर और देखते हैं कि गोल्ड सेंट्रल में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि चीन के सेंट्रल बैंक ने कितना सोना खरीदा है और इतना सोना खरीदने के पीछे आखिर में कारण क्या है। इसके अलावा जिक्र इस बात का भी होगा कि गोल्ड ETFs के पास इस समय कितना सोना पड़ा हुआ है। ये आंकड़े लगातार हम आपको देते रहते हैं। गोल्ड सिल्वर में क्या खरीदारी का ये मौका है, ये हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। आज के खास मेहमान से पूछेंगे और बताएंगे कि इतनी ऊंचाई पर भी क्या खरीदारी की जा सकती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा हम नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सोने और चांदी की कीमतों में लौटी तेजी। गोल्ड का भाव 58,000 के ऊपर, 67,000 के ऊपर चांदी की कीमतें। गोल्ड सेंट्रल में जानेंगे आगे का ट्रेंड। फरवरी में लगातार 10वें महीने गोल्ड ETFs ने बेचा सोना। 34 महीने के निचले स्तर पर आई होल्डिंग, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में दिखी खरीदारी। नहीं थम रही केंद्रीय बैंकों की गोल्ड में खरीदारी। चीन और तुर्की के केंद्रीय बैंक बने बड़े खरीदार। गोल्ड सेंट्रल में जानेंगे बाजार पर इसका असर। पहली अप्रैल से नहीं बिक पाएगी बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी। 6 अक्षरों का यूनिक हॉलमार्क कोड होगा जरूरी। ग्राहकों को मिल पाएगी शुद्ध ज्वेलरी। ग्रीन एनर्जी बढ़ा सकती है चांदी के लिए मांग। 2050 तक मौजूदा सिल्वर सप्लाई के बराबर चांदी सोलर सेल में हो सकती है खपत। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में आकलन। चलिए, तो आज के गोल्ड सेंट्रल में अब वक्त हो चुका है आज के हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। तो आज हमारे खास एक्सपर्ट होंगे अनुज गुप्ता जी, जो कि ब्रोकिंग कंपनी इंडिया इन्फोलाइन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत सर। जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं बड़ा ही अच्छा अनुभव रहता है और बहुत कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनको भी जानने का मौका मिलता है। जी विपुल जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज अगर हम देखें तो गोल्ड अगेन 58,800 के स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से एक फाइनेंशियल क्राइसिस दिखा है तो सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की आती हुई दिखाई दी है, तो उससे काफ़ी हद तक हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड में दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन हो सकता है कि गोल्ड अपना नया हाई जो है MCX में डोमेस्टिक मार्केट में वो बनाता हुआ दिखाई दे। जी, चलिए, इस बीच आपसे चर्चा को अब विस्तार पूर्वक खोलते हैं और तमाम विषयों पर जो है बातचीत करते हैं। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि गोल्ड के बाजार में सरकार का जो कदम किस तरीके से असर कर सकता है और उपभोक्ताओं को इसका कैसे फ़ायदा उठाएगा। खासतौर से जो शुद्धता को लेकर के बातचीत चल रही है कि 6 अंकों वाले HUID कोड अब जो है कंपलसरी हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि पहले गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग की खबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल से देश में बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी नहीं बिक पाएगी और वहीं हॉलमार्क ज्वेलरी बिकेगी जिसके ऊपर 6 अक्षरों वाला हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID कोड होगा। अभी तक 4 अंकों वाला HUID कोड चल रहा है। 6 अंकों वाले HUID कोड की मदद से हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता का पता चल पाएगा और साथ में उस ज्वेलर की भी पहचान हो जाएगी जिसके यहाँ वो ज्वेलरी बनी है। अभी तक जो 4 अंकों वाला HUID कोड होता है उसके जरिए गोल्ड की शुद्धता को पता तो चलता है, लेकिन उसे बनाने वाले ज्वेलर की जानकारी नहीं मिल पाती है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इसका फ़ायदा उपभोक्ताओं के लिए किस तरीके से है और इस कदम की आवश्यकता, ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को ये कदम उठाने की। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अगर आप
डिफरेंट ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट प्योरिटी का गोल्ड मिलता है। और जब कंज्यूमर उसको वापस बेचने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको उस प्योरिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब ज्वेलरी खरीदी जाती है तो उस टाइम पे कंज्यूमर को ध्यान नहीं रहता कि उसने किस क्वालिटी का गोल्ड परचेज किया था। और सपोज अगर वो 10 साल बाद उस ज्वेलरी को बेचेगा तो उसको उस टाइम भी ध्यान नहीं रहेगा कि उसने स्टार्टिंग में किस रेट पर और किस प्योरिटी का गोल्ड परचेज किया था। तो उस समय में जनरली एक फेस जो है इशू ज्वेलर जो कस्टमर है उसको फेस करना पड़ता है। तो जो क्वालिटी है गोल्ड की वो हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहा है, और उसको ही सॉल्व करने के लिए ये HUID जो मार्क है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड के जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं तो काला बाजारी डेफिनेटली आना तय है कि मार्केट में इसमें आपको कम प्योरिटी के गोल्ड सस्ते दामों में लोगों को रिझाने के लिए जो सस्ते दामों के गोल्ड है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में कहीं जो कस्टमर है वो ट्रैप ना हो जाए, तो इसलिए HUID होने का बहुत जरूरी है। और हम देख भी रहे हैं कि इसका जो मापदंड है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक तो ज्वेलरी की शुद्धता का पता लगेगा, साथ में ये भी पता लगेगा कि किस जो मैन्युफैक्चरर है वहां से ये बनकर आया है। तो जिससे कि अगर कुछ भी क्वालिटी उसमें खराब होगी तो आप उसको जाके पकड़ सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के पैमाने पर खरा उतरने के लिए HUID जो नंबर है वो यहाँ पर डाला गया है, और मुझे लग रहा है कि इससे काफी हद तक जो एक क्वालिटी कंसर्न है वो यहाँ पर ईज ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। जी, साथ ही इधर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लंबे समय से अपनी गोल्ड होल्डिंग घटा रहे हैं। फरवरी तक गोल्ड ETFs ने लगातार 10वें महीने अपने रिजर्व में सोना बेचा है और उनकी कुल गोल्ड होल्डिंग 34 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी अंत तक दुनिया भर के गोल्ड ETF की कुल होल्डिंग घटकर 3412 टन रह गई। हालांकि मार्च के तीसरे हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड ETFs ने कुछ खरीदारी जरूर की है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी वहां पर वो बिकवाल ही बने हुए हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे अनुज जी कि क्या अब आपको लग रहा है कि गोल्ड के जो ETFs हैं वो अब दोबारा खरीदार बनेंगे, या आपको लग रहा है कि अभी भी वो अपने रिजर्व से लगातार सोना बेचते ही दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको 2020-2019 में लेके जाना चाहूंगा, जिस टाइम पे हमने कोविड कंसर्न देखे थे। उस टाइम पे ETF की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि जो फिजिकल मार्केट्स थी वो बंद थी। अगर हम अब की बात करें तो इस टाइम पर जो फिजिकल मार्केट है वो ओपन है, और जिस तरीके से हमने पिछले करीबन 1.5 साल में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन उभरते हुए देखा है, एक स्लो डाउन का मैटर आते हुए देखा है, और जो US है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं कंटिन्यूअसली, तो कहीं ना कहीं उससे काफी हद तक हमने देखा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो यहाँ पर एक सेफ हेवन के तौर पर दिखाई दिए हैं। और अगर आप आज की बात करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली ये प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो उसको यहाँ पर मंदी का या फिर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर है वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डाइवर्सिफिटी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड को ले रहे हैं। और गोल्ड किस फॉर्म में ले रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में फिजिकल गोल्ड को ऐड किया है और कंटिन्यूअसली उसको ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल गोल्ड का अपना एक चार्म है वो अभी भी मौजूद है, और हमने देखा है कि चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, फिजिकल जो उनकी शाइन है वो कंटिन्यूस बरकरार रही है। और उसकी वजह से हमने देखा है कि जो ETFs हैं वहां पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिली है, बट साथ में फिजिकल मार्केट के अंदर आपको खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड अगर फिजिकल मार्केट में आया है तो ETF से उसमें आपको बिकवाली देखने को मिली है, बट उसके पैरेलली हमने फिजिकल मार्केट के अंदर खरीदारी आती हुई देखी है। हालांकि ETF जो है जनरली हम देखते हैं कि एक लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं, जब उनको रिटर्न्स मिलते हैं तो वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ETF के अंदर हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि जिन्होंने 5 साल पहले गोल्ड को परचेज किया होगा ETF में, वो यहाँ पर अब रिडीम करते हुए दिख रहे हैं, उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब प्राइस अगर नीचे आए थे तो उस टाइम में हमने कुछ एक्यूमुलेशन भी हम गोल्ड ETF में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो आपको हमेशा से दिखाई देगा। जब भी गोल्ड के प्राइस हाई जाएंगे तो आपको वहां पर लिक्विडिटी आती हुई दिखाई देगी ETF के अंदर में, जबकि गोल्ड फिजिकल के अंदर में जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं फिजिकल की डिमांड बढ़ती है। तो ETF और फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ETF के अंदर लोग हाई प्राइस जाने पर बिकवाली करते हैं, जबकि फिजिकल के अंदर प्राइस हाई जाने के बाद लोग खरीदारी करते हैं। तो लब्बो लुआब अनुज जी की बात का ये है कि जब सोना जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है तो उनके दबाव का यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रेशर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, फिर एक छोटी सी टिप्पणी अनुज जी से लेंगे। अब देखिए, ये अप्रैल महीने में यहाँ पर जो गोल्ड ETFs की जो होल्डिंग थी वो 3888 टन थी, और ये घट करके मई में हो गई 3838 टन। जून आते आते ये सिर्फ 3800 के आसपास पहुंच गया, और जुलाई में ये 3700 के करीब पहुंच गया। अगस्त में ये होल्डिंग घट करके 3665 टन ही रह गई। सितंबर महीने में आप देखिए अब ये आंकड़ा घट करके
562 पे पहुंच गया। अक्टूबर महीने में 3,500 टन के आसपास रहा, नवंबर में 3475 टन, दिसंबर में हमने देखा कि यहाँ पर भी हल्की गिरावट रही पर रही है। जनवरी महीने में फिर से हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट, फरवरी में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिली है और 3412 टन मात्र रह गया है। अब आपसे समझना चाहेंगे सर, इस आंकड़ों पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? 3800 से घटते घटते जो है वो 3400 पे रह गया है, आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो गोल्ड ईटीएफ है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसमें बढ़त भी देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो बीच बीच में कहीं ना कहीं इसमें एक उछाल भी आता हुआ दिखाई दिया। जैसे अगर हम अभी मार्च की बात करें तो इस मार्च में यहाँ पर एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर है वो डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ के तौर पर आती हुई दिखाई देती है। बट अगर हम होल्डिंग के पर्पज से बात करें तो जनरली जो लोग हैं, अगर आप एशियन कंट्रीज की बात करेंगे, अगर आप पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है, तो यहाँ पे लोग जनरली गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर गोल्ड ईटीएफ। मगर ऐसा नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में गोल्ड ईटीएफ की, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की काफी डिमांड बढ़ी और लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में काफी इसको ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गोल्ड के अगर आप डिनोमिनेशन देखेंगे तो काफी सारे हो गए हैं। एक आपका ईटीएफ हो गया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया है, आपके पास एमसीएक्स गोल्ड हो गया है, आपके पास फिजिकल गोल्ड हो गया है। इवन अगर आप देखेंगे तो जो डिजिटल गोल्ड है उसने भी यहाँ पर अपनी जो जगह है वो बना ली है। तो खास ईटीएफ के अलावा ही नहीं, बाकी सारे और भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो डाइवर्सिटी है वो गोल्ड के अंदर आती हुई दिखाई दी है डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। तो इसलिए हमने देखा है कि गोल्ड डिजिटल गोल्ड के साथ साथ आपका गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू और फिजिकल गोल्ड के थ्रू और एमसीएक्स गोल्ड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। जी चलिए, इस बीच जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि आखिर में फिजिकल में खरीदारी हो रही है, लेकिन उस बात को ही आगे बढ़ाते हैं और ये खरीदारी, बड़ी खरीदारी कहाँ से हो रही है इस पर बात करते हैं। तो एक तरफ गोल्ड के वैश्विक ईटीएफ्स अपने रिजर्व से सोना बेच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की कुल गोल्ड होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। जनवरी के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने के नेट खरीदार रहे हैं। उन्होंने नेट 31 टन सोने की खरीद की है। जनवरी के बाद फरवरी के दौरान भी चीन और तुर्की के केंद्रीय बैंकों ने गोल्ड की खरीद बढ़ाई है। चीन का केंद्रीय बैंक तो 4 महीने में 102 टन सोना खरीद चुका है। फरवरी में 24.9 टन सोने की खरीद की गई थी। इसके अलावा चीन के अलावा फरवरी में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने करीब 22.5 टन और उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने 8.1 टन सोना खरीदा है। अब अनुज जी, लगातार हम देख रहे हैं जो तमाम सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसका क्या असर देखते हैं और क्या कहीं ना कहीं जो मंदी का खतरा मंडराता हुआ, कहीं ना कहीं स्लो डाउन की बात, मंदी के खतरे की बात, क्या इस वजह से बढ़ा रहे हैं और आगे इसकी ये कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ब्रेक इस पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका ओवरऑल गोल्ड मार्केट पे कैसा असर देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, पिछले साल से हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली जो सेंट्रल बैंक उन्होंने अपने गोल्ड को ऐड किया है और अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी क्वांटिटी में ऐड किया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स भी ये मान रहे हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको आने वाले टाइम में हेज प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में हेज प्रोवाइड करेगा, अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में हेज प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड के अंदर सेंट्रल बैंक का इन्वेस्टमेंट है वो ये दर्शाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक रख रहा है तो इंडिविजुअल भी गोल्ड आपको अपने अकाउंट में रखना चाहिए। और ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आगे जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी बनी रहेगी। जैसा कि हम पिछले करीबन 1 साल से देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूअसली है और अभी भी चल ही रहा है। साथ में अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस का फियास्को है ये भी अभी चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे ये मार्केट में रहने वाला है और इससे काफी हद तक जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर इम्पैक्ट होंगे। तो उसकी वजह से आपको पूरे ही साल 2023 मुझे लग रहा है कि ये एक गोल्डन ईयर हो सकता है जहां पर आपको गोल्ड के अंदर अगेन एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे। तो सेंट्रल बैंक्स का जो व्यू है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है और जो मुझे लग रहा है कि इनका ऐड करने का लॉजिक यही है कि जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर बनी रहेगी। और हम देख भी रहे हैं कि वो अब यहाँ पे प्रूव भी होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे, उससे सेफ हेवन डिमांड जो है वो बढ़ी और अल्टीमेटली उसके साथ साथ जो बैंक्स का रिजर्व है वो गोल्ड की वजह से बढ़ा है। जी, एक चीज़ आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, और जिस तरीके की खरीदारी सेंट्रल बैंक की तरफ से की जा रही है, ईटीएफ की तरफ से बिकवाली की जा रही है, भविष्य में आगे चल करके आपको क्या लगता है कि सोने की कीमतों को ज़्यादा कौन प्रभावित करेगा? किसका डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा, ईटीएफ का या फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का?
देखिए पहले नंबर पे तो आपका जो इन्फ्लुएंस करेगा वो आपके सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी हद तक गोल्ड को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने 2008 में क्राइसिस में देखा था कि कुछ बेल आउट पैकेजेस आए थे, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, डेफिनेटली सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमेशा से गोल्ड को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते आए हैं, और हमने जब भी देखा है कि जब जब सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड परचेज किया, गोल्ड के प्राइस को रैली मिला है। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जो कि गोल्ड के आने वाले समय में गोल्ड के प्राइस को एक इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। जी, चलिए अब बात सोने की हुई है तो थोड़ी सी चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। चांदी की वैश्विक मांग को लेकर के सिल्वर इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग से चांदी की मांग को बढ़ावा मिलेगा। चांदी का इस्तेमाल सोलर सेल बनाने में होता है और ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर सेल की ज़रूरत होती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा समय में दुनिया भर में चांदी की जितनी सप्लाई हो रही है, 2027 तक उस सप्लाई के लगभग 20% हिस्से के बराबर चांदी सोलर सेल में ही खपत होगी और 2050 तक उस सप्लाई के 85 से 98% हिस्से के बराबर चांदी सोलर सेल में खपत हो जाएगी। यानी कि चांदी की मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ी तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की काफ़ी तेज़ी के साथ संभावना है। अब अनुज जी, आपसे जानना ये समझना ये चाहेंगे कि सिल्वर इंस्टीट्यूट को आप की इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े उसमें दिखाए गए हैं वो तो निश्चित रूप से दर्शाते हैं कि अगर बड़ी मात्रा में सप्लाई नहीं बढ़ी तो फिर जो है सोने चांदी की कीमतें जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए, अगर आप अभी भी देखेंगे तो चांदी अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसको गोल्ड के कंपैरिजन में देखें तो डेफिनेटली अगर हम एक इन्वेस्टमेंट तौर पे बात करें तो सिल्वर ईटीएफ की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। सिल्वर लोग अब फिजिकल के साथ साथ ईटीएफ के अंदर भी लेने लगे हैं, क्योंकि पहले ईटीएफ नहीं था। अब सिल्वर के जो ईटीएफ आए हैं उससे काफ़ी हद तक डिमांड बढ़ी है। इंडस्ट्रियल साइड पे डेफिनेटली जो चांदी है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अब इसका जो यूसेज है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें इसका डिमांड बढ़ा है, साथ में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके अंदर डिमांड बढ़ी है। तो डेफिनेटली जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है उसको मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और आपको आगे आने वाले दिनों में चांदी के प्राइसेस में अगेन एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्लो डाउन की वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको कमी सिल्वर के प्राइस में एक स्लो पेस से बढ़त देखने को मिले, मगर मुझे लगता है कि सिल्वर भी आपको अगेन ऐसे ही मोमेंटम प्रोवाइड करती हुई दिखाई देगी। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हम जैसे स्लो डाउन से बाहर निकलते हैं तो सिल्वर आपको एक अच्छा रनअप आने वाले टाइम में देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर ज्वेलरी है, क्योंकि अगर गोल्ड महंगा हो रहा है तो ज्वेलरी साइड में लोग धीरे धीरे सिल्वर की ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखें तो उसकी वजह से सिल्वर को भी एक अच्छा सपोर्ट मिला है। तो ज्वेलरी के लेवल पर, कॉइन्स के लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, बार के लेवल पर, सभी लेवल पर जो चांदी की डिमांड है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। उससे काफी हद तक सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। जी, चलिए अब आप तो कह रहे हैं काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी क्या पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए इस पर जो है हम बाद में बातचीत करेंगे। उससे पहले ज़रा गोल्ड को लेकर के बातचीत कर लेते हैं कि आखिर में सोने में इस समय क्या किया जाए, क्योंकि इन स्तरों पर जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा दबाव जो है कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया था, क्योंकि कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या नया हाई बनाएगा गोल्ड, इसको लेकर के भी अब बातें हो रही है। अनुज जी, गोल्ड पर आपकी राय, गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं और करंट लेवल पर क्या निवेश करना चाहिए अगले साल 2 साल के लिहाज से? देखिए, गोल्ड अगर आप अभी इस साल को देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड ने करीबन 6.5% के रिटर्न दिए हैं जनवरी से लेकर अभी तक। करीबन अगर देखें तो 58,820 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो $1950 के आसपास चल रहे हैं, वहाँ पर करीबन 7% के आसपास के रिटर्न रहे हैं। तो जो 3 महीने ये गुजरे हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक एक सिल्वर गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिला है, और जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अगर हम, क्योंकि अब आगे अक्षय तृतीया है, अप्रैल में आपको अक्षय तृतीया दिखाई देगी, तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी आपको जो गोल्ड है उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले अगर हम 1 महीने की बात करें तो आपको हो सकता है कि 59,000 60,000 के लेवल आपको गोल्ड में दिखाई दें। बट अगर हम दिवाली तक बात करें, क्योंकि दिवाली हमेशा से गोल्ड के लिए एक मेन त्योहार रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड आपको दिवाली तक 62,000 से लेकर 65,000 तक के लेवल ब्रीच करता हुआ दिखाई देगा। और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लग रहा है कि $2100 तक के लेवल आपको दिवाली तक गोल्ड में आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल भी अट्रैक्टिव है। जिनको लेना है वो स्टैगर्ड वे में एसआईपी के फॉर्म में धीरे धीरे कर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम कहते भी हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको कहीं भी डिप मिलता है, अच्छा खासा डिप, जो कि हमने अभी रिसेंटली भी देखा था
55,000 तक गोल्ड आए थे और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो अगर गोल्ड के प्राइस जब भी डिप लें तो आप स्टैगर्ड वे में अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा थोड़ा करके सोना आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ही अनुज जी का मानना है कि यहाँ पर 60,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जरा एक बार फिर से हम चाहेंगे अनुज जी की राय जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम समझा दें, दिखा दें कि आखिर में सोने पर क्या रणनीति अपनाने के लिए कह रहे हैं। लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा, ये कहना है अनुज जी की तरफ से। दिवाली तक भाव 60,000 रुपये और साल के अंत तक 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है, ये अनुज जी का मानना है। तो अभी भी निवेश के लिए जो स्तर देखने को मिल रहे हैं वो बहुत महंगे नहीं लग रहे हैं, यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी पे आप पे जाना चाहेंगे सर कि चांदी पर अभी हमने बातचीत की, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी रही, लेकिन अगर 1-2-3 महीने की अगर हम बात करें, छोटी अवधि का एक नज़रिया लेकर के बात करें, तो चांदी पर क्या व्यू निकल करके आ रहा है आपका? देखिए, चांदी अगर आप देखेंगे तो इस साल में चांदी ने करीबन 72,770 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से करेक्ट होकर करीबन 61,353 का लो बनाया है। तो मींस अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली चांदी थोड़ा नेगेटिव में रहा है, करीबन 2% साल के अभी तक अगर हम देखें तो 2% माइनस में रिटर्न दिया है। मगर जो यहाँ पर रिकवरी हमने देखी है 61,000 से लेकर आज हम देखें तो 68,000 का रेट चल रहा है, जो कि महज 5 से 6 वर्किंग डे के अंदर एक सिल्वर के अंदर रिकवरी देखने को मिली है। अभी लेटेस्ट हमने इंटरनेशनल मार्केट में $20 तक के लेवल आते हुए देखे थे और आज अगर हम देखें तो $22.5 के आसपास के लेवल खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे जो रिकवरी है सिल्वर में बहुत फास्ट देखने को मिली है। हमारा मानना है कि सिल्वर के अंदर करंट रेट भी एक अट्रैक्टिव लेवल है जिसमें खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि 70,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 70 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में 75,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको दिवाली तक सिल्वर यहाँ पे दिखा सकता है और $26 इंटरनेशनल मार्केट में लेवल आ सकते हैं। तो सिल्वर जो है मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें खरीदारी का जो ट्रेड है वो लंबी अवधि के लिए बनाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या क्या लेवल बताया सर आपने? 80,000 85,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अनुज जी? अनुज जी, अपने 75,000 आपको से लेकर जी 75,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल दिवाली तक आपको गोल्ड में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर तक में जरा भाव फिर से दिखा दीजिए। 75 से 80,000 रुपये, यानी कि अनुज जी का कहना ये है कि अभी भी आप 2-3 महीने के नज़रिया है तो भी निवेश कर सकते हैं। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो यहाँ पर 75 से 80,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये नज़रिया यहाँ पर निकल के आ रहा है। दोनों में ही सर करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए विपुल जी, बिल्कुल मुझे ध्यान है जब हमारा लास्ट टाइम शो हुआ था तो हमने कहा था कि मार्च तक गोल्ड का भाव 58,000 और मार्च तक चांदी का भाव 70,000, तो ऑलमोस्ट वो लेवल यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज हम शो कर रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे टारगेट रिवाइज करना चाहूंगा कि आने वाले 6 महीनों में जो टारगेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करंट रेट पर भी आपको अट्रैक्टिव गोल्ड और चांदी मिल रहा है, क्योंकि जो करंट फियास्को है वो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि रहेगा मार्केट में। तो अगर जिन्होंने नहीं खरीदा है वो यहाँ से भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत डिप भी मिलता है तो भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अब ये बताइए सर कि अब हमारा कार्यक्रम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके पास 1 लाख रुपए किसी के पास हैं, तो आपका अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? और आप कहते हैं कि 1 लाख में से कुछ पैसे डिवाइड करने हो तो ज़्यादा दांव जो है सोने पे लगाएंगे या चांदी पे? देखिए यहाँ पर मैं गोल्ड में इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहूंगा। इसको हम टाइमली शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी जो करंट फियास्को चल रहा है उससे काफी हद तक गोल्ड इन्फ्लुएंस रहेगा। तो यहाँ पर मैं करीबन 60% गोल्ड में लगाना चाहूंगा, 40% मैं चांदी में लगाना चाहूंगा। बट अगर जरा सा भी इकोनॉमी सुधरता है तो ये इसको मैं शिफ्ट करूंगा, फिर मैं 60% चांदी में आ जाऊंगा, 40% गोल्ड में आ जाऊंगा। क्योंकि इस टाइम जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है वो हो रहा है गोल्ड, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो मोमेंटम हो रहा है और जो बॉन्ड यील्ड गिर रही है वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है गोल्ड को। तो इस टाइम पे गोल्ड में रेशो बढ़ाना चाहूंगा, सिल्वर में कम रहेगा। बट आगे जैसे ही मार्केट सुधरेगा, मेरा मार्केट सुधरने का मतलब ये कि जब आपकी चीजें सुधरनी चालू हो जाएंगी, ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इकोनॉमी अपने धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी, तो अगेन आई विल कम बैक टू द सिल्वर। वहां पर मैं सिल्वर को प्रपोर्शनेट बढ़ाना चाहूंगा फिर। ठीक। अनुज जी, जब भी आप जुड़ते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पिछली बार भी मुझे याद है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो आपने लेवल बताए थे वो लेवल जो है आ चुके हैं, तो इसीलिए शायद हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं और बार बार आपको बुलाने की अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सोने और चांदी के बारे में देने के लिए। और अब वक्त हो चुका है हमारे आखिरी सेगमेंट का। जी हाँ, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको देते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्ड फन फैक्ट। जी हाँ, क्या आपको पता है कि 1 औंस गोल्ड को की इतनी पतली तार बनाई जा सकती है जिससे 80 किलोमीटर तक खींचा जा सके? सोचिए, कल्पना कीजिए कि 1 औंस गोल्ड की इतनी पतली तार बनाई जा सकती है जिसको कि 80 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जारी किए गए आंकड़े हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सच है या नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ये इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर दी गई है।
तो फिलहाल गोल्ड सेंट्रल को यहीं समेटते हैं। अगले महीने फिर लेखा जोखा लेकर के आएंगे सोने और चांदी का, और जो हमारे एक्सपर्ट होंगे उनसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे भाव रहते हैं, कैसे दुनिया भर में जो तमाम घटनाएं हैं वो सोने चांदी को प्रभावित करती हैं। आप बने रहिए मनी 9 के साथ अपनी जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।